प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देखिए, हमने आपको कई दिन पीछे बताया था व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव। ठीक है, एक समानाधिकरण धर्म होता है, एक व्यधिकरण धर्म। अवच्छेदक के बारे में चर्चा चली की। अवच्छेदक जो होता है, अवच्छेदक कैसा धर्म होना चाहिए? अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होना चाहिए, न अधिक में रहता हो न एक ही। एक ही आदमी के कई अवच्छेदक होते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, देवदत्त है, उसका अवच्छेदक पिता भी, पितृत्व भी हो जाएगा। जनकत्व, जनकत्वावच्छेदन किसका है? वो यज्ञदत्त का पिता है, जनक है। ठीक है, पुत्रत्व भी अवच्छेदक होगा। पुत्रत्व अवच्छेदन क्या है? वो रामदत्त का पुत्र है। ठीक है, मानवत्व अवच्छेदन क्या है? वो मनुष्य है, मानव है। भारतीयत्व अवच्छेदन, वो भारतीय है। देख रहे हैं ना, एक ही पदार्थ के कई अवच्छेदक। जब हम एक अवच्छेदक से कोई चीज लेते हैं तो अन्य अवच्छेदक से आप उस चीज को नहीं ले सकते। बड़ा सरल तरीका है। जब हम जनकत्व अवच्छेदन देवदत्त को पकड़ेंगे तो जनकत्व जो है, जनक है वो। जनकत्वावच्छेदन देवदत्त क्या है? वो जो है यज्ञदत्त का पिता होगा। अन्य से उसका संबंध नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो यज्ञदत्त का ही बाप है। जनकत्वेन जो है, जनकत्वेन जो देवदत्त है, वो क्या बनेगा? वो जो है केवल यज्ञदत्त का पिता बनेगा। ठीक है, पुत्रत्वेन अवच्छेदन जो है, वो पुत्र है किसका? रामदत्त का। तो रामदत्त का ही पुत्र बनेगा। पुत्रत्वेन किसका? रामदत्त का है। अगर ये हम कर दें, अगर अवच्छेदक कोई नहीं करेंगे, केवल देवदत्त बोल दें, तो देवदत्त कौन सा देवदत्त आप पकड़ रहे हैं? ठीक है, देवदत्त जो है वो अवच्छेदन जो है देवदत्त, तो देवदत्त जो है विषयत्वेन देवदत्त क्या हो जाएगा? देवदत्त ज्ञान का विषय हो जाएगा। ऐसे अनेक अवच्छेदक लिया जाएगा। यहां व्याप्ति ज्ञान से जन्य है, व्याप्ति ज्ञान से जन्य है। तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन कौन पदार्थ हो सकते हैं? जैसे देवदत्त जो है जनकत्वेन, पुत्रत्वेन, ठीक है, मानवत्वेन, भारतीयत्वेन, कई अवच्छेदक हैं देवदत्त के। ऐसे ही व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो है, तो व्याप्ति ज्ञान का से जन्य जो पदार्थ होगा उसके भी अवच्छेदक कई हैं। व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन हो जाता है? तो कहते हैं पहले नंबर पे जो नैयायिक यहाँ ज्ञान क्या होता है, उसे बोलते हैं व्यवसाय। व्याप्ति ज्ञान ये हुआ, ये कौन ज्ञान हुआ? व्यवसाय। अब व्याप्ति ज्ञानवान अहम, ये व्यवसाय ज्ञान होगा। ये व्यवसाय ज्ञान क्या? प्रत्यक्ष है, ध्यान रखना। व्यवसाय ज्ञान हुआ, उसके बाद अनव्यवसाय ज्ञान, ज्ञान का प्रत्यक्ष बोलता है नहीं आई। ठीक है यहां तक? तो अनव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन बना? व्याप्ति ज्ञान। तो व्याप्ति ज्ञान जन्य, व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन हुआ? अनव्यवसाय ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान का अनव्यवसाय ज्ञान, लेकिन उसका अवच्छेदक क्या बनेगा? विषयत्व। क्यों बनेगा? क्योंकि अनव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान है। अनव्यवसाय ज्ञान का विषय कौन बना? घट ज्ञान का विषय घट,
घट ज्ञान का विषय घट है, तो घट ज्ञान का विषय घट हुआ, तो विषयत्व छेदक हुआ। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पर जो है घट ज्ञान का हुआ विषय घट हुआ, विषयत्व बनेगा। तो यहाँ व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो है, व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय का प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुव्यवसाय होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, ध्यान रखिएगा, परोक्ष नहीं होता है। जी, ये व्यवसाय तो ज्ञान तो परोक्ष हो सकता है। व्याप्ति ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष ही दिख रहा है, घट ज्ञान ऐसा। व्याप्ति ज्ञान पहले नंबर में जो व्याप्ति ज्ञान होगा वो ज्ञान जो है व्यवसाय ज्ञान बोलते हैं। वो व्यवसाय ज्ञान प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी हो सकता है। कैसे? वन्नी की अनुमति हुई, वन्नी की अनुमति हुई, तो वन्नी की अनुमति का फिर अनुव्यवसाय होगा, तो वन्नी की अनुमति तो परोक्ष ज्ञान है। तो व्यवसाय ज्ञान, अब घट, घट का ज्ञान हुआ, अयम घट, ये व्यवसाय ज्ञान है। तो व्यवसाय ज्ञान परोक्ष भी होगा, परोक्ष भी होगा, दोनों होता है। तो घट ज्ञान हुआ, घट का ज्ञान, घट का प्रत्यक्ष हुआ, एवं घट है, ये प्रत्यक्ष हुआ। फिर इसका अनुव्यवसाय, इस ज्ञान का जो प्रत्यक्ष होगा उसे अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं कहता है। तो अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय बना व्यवसाय ज्ञान। ठीक है, व्यवसाय बना। तो विषयत्वेन जो है व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन हुआ? अनुव्यवसाय ज्ञान। ठीक है, विषयत्वेन जो है व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन हो गया? आपके अनुव्यवसाय ज्ञान का प्रत्यक्ष। ठीक, तो अनुव्यवसाय ज्ञान का मतलब होता है व्यवसाय ज्ञान, ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, अनुव्यवसाय ज्ञान बोलते हैं। ये विषयत्वेन हुआ, एक पंक्ति आई। दूसरी पंक्ति पर चले जाओ। अब कहते हैं कि व्याप्ति ज्ञान की स्मृति होती है। व्याप्ति ज्ञान की स्मृति होती है, तो कहते हैं व्याप्ति ज्ञान की स्मृति होगी तो स्मृति हमेशा जैसा अनुभव है वैसे समान विषयक अनुभव से जन्म। डॉक्टर साहब कहाँ गए? आ गए? नहीं, वो आए। हाँ, जगदीश स्वरूप सुबह शाम घी पिया क्योंकि न्याय पढ़ना है। ठीक है जी जी, बिना घी पिए न्याय समझ में नहीं आएगा, इसलिए जी महाराज। तो स्मृति किससे होती है? स्मृति जो होती है समान विषयक अनुभव से जन्म होती है। माने घट विषयक जो ज्ञान हुआ तब जाकर के घट विषयक स्मृति होगी। अनुभव और स्मृति का विषय समान होना चाहिए। तो समान विषयक अनुभवत्वेन व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान की स्मृति। ठीक, और व्याप्ति ज्ञान का शाब्द बोध। व्याप्ति ज्ञान से जन्य क्या है? व्याप्ति ज्ञान का शाब्द बोध। तो कहते हैं वो जो व्याप्ति ज्ञान से जन्य क्या है, व्याप्ति जब कहते हैं ना कोई भी कुछ बोलेगा तो उसका शाब्द बोध होगा। पहले शाब्द बोध होता तब जाके आपको कुछ पता लगता है। तो व्याप्ति ज्ञान जो हुआ, व्याप्ति ज्ञान से जन्य क्या है? व्याप्ति ज्ञान का शाब्द बोध। लेकिन वो शाब्द बोध जो होता कैसे? जब पदों का अर्थ होता है, व्याप्ति का क्या अर्थ है, ज्ञान का क्या अर्थ है, तब व्याप्ति ज्ञान से जाकर के व्याप्ति ज्ञान का शाब्द बोध होगा। तो पदार्थत्वेन जो है व्याप्ति ज्ञान से जन्य कौन है? व्याप्ति ज्ञान का शाब्द बोध। तो चार हो गए थे आपके सामने। अगर हम व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वेन न कहें, व्याप्ति ज्ञानत्वेन जो व्याप्ति ज्ञान जन्य नहीं कहेंगे, तो विषयत्वेन भी व्याप्ति ज्ञान से जन्य होता कोई पदार्थ। आपके समान विषयक अनुभवत्वेन भी व्याप्ति ज्ञान से जन्य होता कोई चीज, और पदार्थत्वेन जो है भी व्याप्ति ज्ञान से जन्य कोई पदार्थ होता, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए व्याप्ति ज्ञानत्वेन जब व्याप्ति ज्ञान से जन्य कहेंगे तब
अनुमिति में ही लक्षण जाए। आई बात समझ में? जी समझिए। टोटल जो है न्याय के पदार्थ इसमें चलेंगे, एक एक पंक्ति समझते जाओ, यही पर्याप्त है आप लोगों के लिए। टीका में भी आएगा पदार्थ, तो आप जो है अगर इसको पढ़ गए तो लोक प्रस्थानत्रयी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कोई कहीं से पढ़ा रहा है लोक प्रस्थानत्रयी, चाहे गीता पढ़ना, चाहे उपनिषद पढ़ना, चाहे ब्रह्मसूत्र पढ़ना, आप बिना झिझक के उसमें आप पाठ में बैठ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये आपके अंदर योग्यता आ जाएगी अगर इसको आप इस ग्रंथ को संभाल ले गए तो। इसकी कोशिश करो। तो आइए, तो आपके अनुसार जो है मूल देखिए, अनुमितिश्च व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्या। कहते हैं अनुमिति क्या है? व्याप्ति ज्ञानत्वेन, व्याप्ति ज्ञान से जन्य होती अनुमिति। कहते हैं व्याप्ति ज्ञानत्वेन क्यों कहा? तो कहते हैं व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादे। कहते हैं व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसाय होता है, आदि से व्याप्ति ज्ञान की जो स्मृति होती है आदि से, और व्याप्ति ज्ञान का जो शब्द बोध होता है, कहते हैं ये सभी जो है तत्वेन, कहते हैं व्याप्ति, तत्वेन का अर्थ करना व्याप्ति ज्ञानत्वेन, तत्वेन का अर्थ करिएगा व्याप्ति ज्ञानत्वेन तज्जन्यत्व माने व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व भावात्। कहते हैं व्याप्ति ज्ञानत्वेन, व्याप्ति ज्ञान से जन्य, व्याप्ति ज्ञान का व्यवसाय नहीं होता है, व्याप्ति ज्ञान की स्मृति नहीं होती है, व्याप्ति ज्ञान का साधुबोध नहीं होता है। तो कहते हैं जन्यत्व भावात् न अनुमितित्वम, अतः उसमें अनुमिति का लक्षण नहीं जाएगा। ठीक है, देखो टीका ना भी समझ में आवे, लेकिन कम से कम मूल तो जरूर मूल जो है जरूर आना चाहिए भाई। ब्याज नहीं मिला लेकिन मूल नहीं जेब से चला जाए ये प्रसंग है। तो मूल है, कोशिश करिए कि टीका भी आपको समझ में आवेगी। आपको नहीं जो पदार्थ आएगा उस दिन न्याय के पाठ अलग से हम चला देंगे। देखो अब चलो, तर्क संग्रह पढ़ के रखो जो मूल है। आप तर्क संग्रह का अनुमान खंड जो है मूल पढ़ के रखे रहो सामने। नहीं कुछ तो पुस्तक रखो सामने, कुछ नहीं हो तो उसमें देख करके आपको तुरंत समझ में आओ। तो अब आ रहा है, कहते हैं कि व्याप्ति ज्ञान, टीका में देखिएगा कहां तक चला था। एवं सर्ववादी सम्मतम ज्येष्ठम प्रत्यक्ष प्रमाणम प्रथमम निरूप्य। कहते हैं सर्ववादी को सम्मत, प्रत्यक्ष प्रमाण को सभी लोग मानते हैं, चारवादी मानते हैं। इसलिए ज्येष्ठम, ज्येष्ठ है क्योंकि प्रत्यक्ष के सारे अन्य प्रमाण जो हैं क्या है, चलते हैं, सबसे ज्येष्ठ है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रथमम निरूप्य, पहले प्रथम परिच्छेद में निरूपण करके बहुवादी सम्मतत्वात्, कहते हैं अनेक वादियों को सम्मत, माने बहुवादी सम्मत, बहुत शब्द लगाया तो केवल चारवाक अनुमान को नहीं मानता, चारवाक केवल प्रत्यक्ष को ही मानता है। से चारवाक को छोड़ करके सभी वादी अनुमान को भी मानते हैं। तो बहुवादी सम्मतत्वात् तदनंतरम, माने प्रत्यक्ष निरूपण के अनंतरम अनुमान निरूपणम प्रतिजानीते, अनुमान के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ अनुमानम निरूप्यते, अथ मतलब माने मंगल का भी सूचक है और अनंतर का भी, प्रत्यक्ष परिच्छेद के निरूपण के अनंतर अब अनुमान का निरूपण करते हैं। इसमें आया अनुमितिकरणम अनुमानम, तो कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम, यहां पर आया तो अनुमिति का करण जो है कौन है, अनुमान है। तो कहते हैं अनुमीयते अनेनिति अनुमानम, कहते हैं यहाँ पर अनुपूर्वक मांग धातु से कर्णाधिकरण से कर्णार्थ में ल्युट योरनाको से अन करके अनुमान शब्द बनता है। ये आपके व्याकरण में है, ठीक है, कृदंत प्रक्रिया में देख लेना। कहते हैं ऐसा जो व्युत्पत्ति वाला अनुमान पर लेंगे उसको लक्षण माने, और अव्युत्पन्नम लक्ष्यम, जो व्युत्पन्न है जिसकी व्युत्पत्ति वाला नहीं लेंगे। कल जैसे हमने कहा ना, दो अर्थों में प्रातिपदिक संज्ञा होती है, अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम अकृत समाचार,
जिसमें व्युत्पत्ति बतलाई जाती है उपकृत तद्धि समासशास्त्र से, और जिसमें व्युत्पत्ति नहीं बतलाई जाती है वो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। यहाँ पर जो है कहते हैं अव्युत्पन्न वाला हो जाएगा लक्ष्य, और जो अन्मिति करणम, अन्मिति का कर्ण कौन, अनुमान है, तो कहते हैं वो हो जाएगा आपका अन्मिति व्युत्पत्ति वाला जो अनुमान हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षण। ठीक, अच्छा। अनुमान लक्षण घटक अनुमिति लक्षणम आह, कहते हैं अनुमिति करणम अनुमानम। ठीक है, कहते हैं जो अनुमिति करणम अनुमानम लिखा है, कहते हैं उसका घटक, अनुमिति करणम का घटक जो अनुमिति है, कहते हैं उसका लक्षण कह रहे हैं अनुमितिश्च। अनुमिति क्या है, व्याप्ति ज्ञानत्व। तो व्याप्ति ज्ञानत्व न तो विषयत्वादिना, सिद्धांति ने टीकाकार लिखते हैं वहां पर व्याप्ति ज्ञानत्व यहाँ पर अवच्छेदक दिया गया है, न तो विषयत्वादिना। कहते हैं विषयत्वादि, विषयत्व रूप से कौन बनेगा, अनुव्यवसाय। समान विषय समान विषय समान विषय अनुभवत्व बनेगा स्मृति, और पदार्थ ज्ञानत्व बनेगा साधबोध। कहते हैं इस सभी को नहीं लिया गया है। ठीक, अब व्याप्तिश्च वक्ष्यमाणा, जो व्याप्ति आगे कही जाए, सिद्धांति जो मूल कार्य जो है व्याप्ति के लक्षण आगे बतलाएंगे। कहते हैं तज ज्ञानम च, कहते हैं वो जो वक्ष्यमाण आगे कही जाने वाली व्याप्ति है, तज ज्ञानम, उसका जो व्याप्ति ज्ञान है। तो कहते हैं व्याप्ति ज्ञान का अर्थ क्या होता है कि व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञानम इति। देखो इनका नया लक्षण है, सिद्धांति माने कि सिद्धांति का व्याप्ति का लक्षण है। क्या लक्षण है, व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञानम। जो व्यभिचार ज्ञान का विरोधी ज्ञान होता है उसे कहते हैं व्याप्ति। जैसे साध्याभावत वृत्तित्व में व्यभिचार, ठीक है, साध्याभावत अवृत्तित्व विचार ज्ञान है। इसका विरोधी ज्ञान क्या हो जाएगा, साध्याभावत अवृत्तित्व। माने जहां पर व्यभिचार ज्ञान न होता हो, व्यभिचार ज्ञान का विरोधी ज्ञान होगा, उसे कहते हैं व्याप्ति। लगी पंक्ति, ये वेदांत परिभाषा का है अलग से, वो तर्क संग्रह वाली व्याप्ति नहीं है। सीधे सीधे ये व्यभिचार ज्ञान जो लिखा है ये सभी हेत्वाभासों का उपलक्षक। हेत्वाभास जो है ना, हेत्वाभास 5 आपके, वो सबका उपलक्षक है। माने यहाँ सीधे सीधे व्यभिचार ज्ञान का विरोधी, माने 5 हेत्वाभासों का जो विरोधी ज्ञान, जहाँ 5 हेत्वाभास नहीं आते हो, ऐसे ज्ञान को व्याप्ति ज्ञान। इन्होंने मुख्य रूप से व्यभिचार ज्ञान यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि व्यभिचार ज्ञान को लिख देने से माने मुख्य रूप से होता क्या है, व्यभिचार ज्ञान जहां पर आ जाता वहां व्याप्ति नहीं होती है। ठीक है, कुछ हेत्वाभास ऐसे हैं जो पक्ष पर हेतु नहीं रहता है। ठीक, भाई हमने अनुमान कर लिया गगनम वन्नीमान, गगन गगनम वन्नीमत, ऐसा हुआ धूमवत्वा। अब धूम जो गगन में रहेगा नहीं, आश्रय सिद्धि दोष है, क्योंकि नित्य गगन में कोई आधार आधे भाव बनता ही नहीं है। ठीक है, यद्यप व्याप्ति है लेकिन पक्ष पर क्या है, हेतु नहीं है। गगन में धूम बैठेगा ही नहीं, ये पर्वत पर धूम है, वैसे गगन में निरवय पदार्थ में सावय पदार्थ नहीं है, निराकार पदार्थ है आकाश। या ऐसा और कोई दृष्टांत ले लो, जैसे लेते हैं गगनार बिंदम, गगन का बिंद क्या है, सुरभि है। ठीक है, गगनार बिंदम सुरभि, एक अरविंदत्वात्, यत् अरविंदत्वम तत्त सुरभित्वम, ये तो मिल जाएगी, लेकिन पक्ष पर हेतु नहीं है, जो आप आश्रय सिद्धि है।
तो ये सभी कहीं कहीं तो सीधे सीधे ये पक्ष पर हेतु न रह करके घुमा करके वो जो है व्याप्ति विशेष परिधर्मता ज्ञान आदि न्यायिक अपने दृष्टि से बोलता है वो। तो इनको व्याप्ति आपको क्या कहते हैं, व्याप्ति विशेष परिधर्मता ज्ञान आदि मानना नहीं है, इसलिए इन्होंने केवल व्यभिचार ज्ञान को ही पकड़ लिया। ये खंडन करेंगे ना, व्याप्ति विशिष्ट परिधर्मता ज्ञान का ये खंडन करेंगे। अभी आ रहा, चलो इस विषय को छोड़ दो, आप खाली व्यभिचार ज्ञान को पकड़ के चलो। व्यभिचार ज्ञान का जो विरोधी ज्ञान है उसे कहते हैं व्याप्ति। ये परिभाषाकार की अपनी परिभाषा है व्याप्ति ज्ञान के लिए, व्यभिचार ज्ञान विरोधी, ये जो शब्द है। ये व्यभिचार ज्ञान ऐसा वेदांत परिभाषाकार जो है, ये सिद्ध वेदांती का जो सिद्धांत है उसको ही मानते हैं। आपके हम लोग 6 प्रमाणवादी हैं, तो अर्थापत्ति प्रमाण में जो नैयायिक जो व्यतिरेक व्याप्ति मानता है, हम उस व्यतिरेक व्याप्ति को नहीं मानेंगे, हम उसको अर्थापत्ति प्रमाण में ले जाएंगे। ठीक है, अब मानेगी कौन सी व्याप्ति? जब हमने व्यतिरेक व्याप्ति नहीं मानी तो अन्वय व्यतिरेकी उभय व्याप्ति भी नहीं मानेंगे। तो मिली कौन से? केवल अन्वय व्याप्ति। तो अन्वय व्याप्ति में यत्र यत्र हेतु तत् साध्य, यही बनेगा। इसका विरोधी कौन होता है? व्यभिचार ज्ञान। इसलिए अन्वय व्याप्ति के लिए व्यभिचार ज्ञान ठीक लिखा हुआ, आगे से कुछ बोलना ही नहीं है। तो क्योंकि अन्य जो चीज है, अन्य हेत्वाभास को हम ले ही नहीं सकते, यहाँ पर अन्वय व्याप्ति में व्यभिचार ज्ञान ही आता है। जैसे टीकाकार लिख रहे हैं, व्यभिचार ज्ञान का विरोधी ज्ञान होता है व्याप्ति। ठीक है, ज्योतिर्मयानंद लगी पंक्ति? भाई हम लोग व्यतिरेक व्याप्ति नहीं मानते हैं, वो व्यतिरेक व्याप्ति जाएगी अर्थापत्ति में। जब व्यतिरेक ज्ञान व्याप्ति नहीं मानेंगे तो अन्वय व्यतिरेक केवल अन्वय व्यतिरेक की व्याप्ति भी नहीं मानी जाएगी। व्याप्ति क्या बची? केवल अन्वय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति का विरोधी कौन है? व्यभिचार ज्ञान। तो व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञान हो जाएगा व्याप्ति। ठीक, चलो सभी हेत्वाभास को मत लो यहाँ। आइए कहते हैं, अब टीकाकार उठा रहे हैं, ननु अत्र व्याप्ति पदम व्यभिचार ज्ञान विरोधी परम, न तो ग्रंथकृत अहिमत व्याप्ति परम। ठीक है, कहते हैं यहां पर जो व्याप्ति पद है, आपने उसका अर्थ क्या कर लिया? आपने यहां पर कर लिया, कहते हैं कि यहां पर व्याप्ति पदम व्यभिचार ज्ञान विरोधी परम। आपने यही कहा ना, व्याप्ति पद क्या? व्यभिचार ज्ञान के विरोधी परम। न तो ग्रंथ कृत अभिमत व्याप्ति परम, कहते हैं ग्रंथकार को जो अभिमत है, ठीक है, कहते हैं ग्रंथकार जो हैं, ग्रंथकार के अभिमत जो है व्याप्ति परक, तो ऐसा नहीं है। न तो ग्रंथकृत अभिमत परम, माने ग्रंथकृत मतलब यहां पर ग्रंथकार के न्याय अभिमत आपने नहीं लिया है। यहां पर न तो ग्रंथकृत अभिमत व्याप्ति परम, यहां पर जो ग्रंथकार हैं कौन? नैयायिक आदि, अभिमत व्याप्ति परक है ही नहीं। ठीक, कहते तेन तज्जनके, तेन मतलब कहते हैं वो तज्जन के माने अनुमति का जनक। ठीक है, यहाँ ग्रंथकृत अभिमत व्याप्ति परम, यहाँ पर ग्रंथकृत से अगर परिभाषाकार ले लोगे तब दोष आ जाएगा। यहाँ पर न्याय ग्रंथ लीजिएगा। ठीक है, आपने कहा कि व्याप्ति पद का अर्थ व्यभिचार ज्ञान विरोधी परक व्यभिचार किया है, ग्रंथकृत में न्याय अभिमत जो है व्याप्ति परक वैसा नहीं किया। न्याय सम्मत, यहाँ पर ग्रंथकृत भ्रम का सूचक भ्रमात्मक पद है, तो थोड़ा सा समझ कर अर्थ करिएगा। ग्रंथकृत को ये न समझ ले, भ्रम न कर ले कि वेदांत परिभाषा का। शंकावादी कौन है यहाँ पर? नैयायिक। तो नैयायिक जो है व्याप्ति का ग्रंथ बनाने वाले कौन है? नैयायिक है। इसलिए ग्रंथकृत का अर्थ करिएगा नैयायिक।
कहते हैं नैयायिकों को जो ग्रंथ के कृत में न्याय के ग्रंथों में जो किया हुआ व्याप्ति का लक्षण है वैसा अभिमत तो तुमने माना नहीं, जो नैयायिकों की व्याप्ति है तो वैसा नहीं माना। तो तेन तज्जनके, कहते हैं कि उससे जो जनक, कौन, जो अनुमिति का जनक जो है, ऐसा होने से तज्जन के तस लेना अनुमिति, अनुमिति का जनक जो है, जो व्याप्ति है, जिन अनुमितियों, जो जिन व्याप्तियों, अनुमिति का जनक जो व्याप्तियां हैं, कहते हैं उन व्याप्तियों से जो अनुमिति होती है वो तो नहीं होनी पाएगी। ठीक है, तो कहते हैं कि तेन ऐसा मानने से ग्रंथ माने कि कहने का मतलब क्या है इसका? नैयायिक कह रहा है कि आपने व्याप्ति ज्ञान का अर्थ किया कि व्यवसाय विरोधी ज्ञान पर अर्थ किया है। नैयायिक सम्मत जो व्याप्तियां उसको तो माना नहीं, जबकि नैयायिक सम्मत जो व्याप्तियां हैं उनसे जो अनुमिति होती है वो अनुमिति अब नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आपने व्याप्ति का ज्ञान जो है व्यभिचार ज्ञान विरोधी परख किया है। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना कि नैयायिक कह रहा है कि नैयायिकों की जो व्याप्ति है, नैयायिकों के ग्रंथों में जो व्याप्ति बनी हुई है, उन व्याप्तियों से जो अनुमिति होती है, उन व्याप्ति जो है वो व्याप्ति कैसे है, उन व्याप्ति से जन जो अनुमिति होती है वो तो अनुमिति हो नहीं पाएगी। क्यों? कि तुमने नैयायिकों की सम्मत जो व्याप्तियां वैसी व्याप्ति तुमने मानी नहीं, वो व्याप्ति का अर्थ तुमने लिया नहीं। तुमने व्याप्ति का अर्थ क्या ले लिया? व्यभिचार ज्ञान विरोधी परख ले लिया। तो प्रश्न होगा कि नैयायिकों की व्याप्ति क्या है, उसको बीच में लिखा हुआ, वो हम अर्थ अलग बतलाएंगे। पहले पंक्ति का अर्थ समझ लो कि पंक्ति का अर्थ ये है, कह रहा है कि ऐसा तेन, ऐसा मैं ग्रंथकृत अभिमत व्याप्ति परख नहीं लेने से जो ग्रंथकृत अभिमत जो व्याप्तियां हैं, अनुमिति का जो जनक व्याप्तियां हैं, कहते हैं उन व्याप्तियों से जो अनुमिति होती है, इदानीम तो नस्या, इस समय उन व्याप्तियों से अनुमिति नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब उनकी व्याप्तियां कैसी हैं? तो व्याप्ति पंचक की व्याप्ति लिखी हुई यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? व्याप्ति पंचक की जो प्रथम व्याप्ति है पहले लिखी हुई है, ठीक, और जो व्याप्ति पंचक की तृतीय व्याप्ति है वो आगे दो है। तो दो व्याप्ति यहां लिखी हुई है, प्रथम व्याप्ति और तृतीय व्याप्ति। इसका परिष्कार तो व्याप्ति पंचक में ज्यादा है, लेकिन यहां हम मूल लक्षण आपको घटा के दिखाएंगे। नैयायिक को अभिमत व्याप्ति कौन है? जो व्याप्ति पंचक की प्रथम व्याप्ति, व्याप्ति पंचक की जो तृतीय व्याप्ति है, उन व्याप्ति से क्या है? अनुमिति होती। अब नैयायिक कह रहा कि अब तो अनुमिति नहीं हो पाएगी। क्यों? कि तुमने जो नैयायिकों की सम्मत जो व्याप्तियां होती उन व्याप्तियों को तो माना नहीं। तुमने क्या माना? व्याप्ति का व्यभिचार ज्ञान विरोधी परक व्याप्ति माना। कहते हैं उन व्यभिचार विरोधी परक व्याप्तियों से तो क्या है? अनुमिति तो होगी नहीं, जबकि अनुमिति उनसे होती है। कहने का तात्पर्य है कि उन व्याप्तियों से अनुमिति होती है और अब तुम्हारे अनुसार उन व्याप्तियों से अनुमिति नहीं हो पाएगी, ये उसका दोष है। माने कि हमारे लक्षण को, अगर हमारे लक्षण को जो व्याप्ति का लक्षण बनाया है, उन व्याप्ति से क्या है? उन लक्षण वाली व्याप्ति से जन्य अनुमिति होती है। तुम्हारे वाली लक्षण वाली जो व्याप्ति है, ऐसी व्याप्ति तो होती नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे व्याप्ति वाले तुम्हारे लक्षण वाली व्याप्ति को मानेंगे तो नैयायिकों के सम्मत जो व्याप्ति बनी हुई है उस व्याप्ति से अनुमिति नहीं हो पाई, ये कहा। हाँ ठीक है, प्रसंग को समझिए कि आपने जो व्याप्ति का लक्षण बनाया वो व्याप्ति, कहने का मतलब है वो व्याप्ति का लक्षण जो है नैयायिक के सम्मत नहीं है। और नैयायिक के सम्मत जो व्याप्ति है उस व्याप्ति से क्या है कि अनुमिति होती है। तुम्हारे सम्मत जो व्याप्ति, उससे व्याप्ति से अनुमिति होती नहीं है। चलो उस प्रसंग को छोड़ दो। वो कह रहा है कि नैयायिक के सम्मत जो ग्रंथकृत अहिमत जो व्याप्ति है, ग्रंथकृत जो अहिमत जो व्याप्ति है, वो व्याप्ति जो है वो नैयायिक के ग्रंथकृत अहिमत जो व्याप्तियां हैं
उससे क्या है कि उस व्याप्तियों से जो उन व्याप्तियों से जो अनुमिति का जनक व्याप्ति परक हैं, तेन इन व्याप्तियों के द्वारा जो है तज्जन के अनुमिति का जनक जो व्याप्तियां हैं, कहते हैं वो व्याप्तियों से जो अनुमिति होती है अब वो व्याप्ति नहीं हो पाएगी। अब घटा रहा हो कि कौन कौन सी व्याप्ति है, तो देखो पहला देखो, अत्यंता भाव गर्भ साध्या भावत अवृत्तित्वादि रूप व्याप्ति ज्ञाने, ये जो है कहते हैं अत्यंता भाव गर्भ। देखो विद्यार्थी जब पढ़ता है तो बहुत दिक्कत होती है। हम लोग समझ पहले पहले भाई क्या इस समास में क्या है, द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि है। अब दिमाग में नहीं घुसता था कि ये द्वंद्व गर्भ में बहुब्रीहि है, कैसा है, द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि है यहाँ समास। तो पढ़ते समय शुरू शुरू में समझ में नहीं आता था कि ब्रह्म बहुब्रीहि के गर्भ में द्वंद्व कहाँ से आ गया, ये कैसा हो गया है। तो वहां सीधे सीधे होता है, आपको कभी भी ऐसा पद आ जाए तो आप सरल ढंग से समझना कि पहले द्वंद्व समास हुआ, ठीक है, बाद में द्वंद्व समास करके जो पद बन गया उस पद का फिर दूसरे पद के साथ बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि के गर्भ में जो पद है उस पद में क्या है, द्वंद्व समास, यही कहा गया। यहाँ आता ना कि पढ़ते समय हर जगह लिखते हैं भाष्य में, भगवान भाष्य का, द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि कर्मधारय गर्भ बहुब्रीहि या तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि। तो मतलब क्या है, पहले तत्पुरुष समास है दो पदों में, तो दो पदों का समास करके एक पद बन गया, फिर उस पद का दूसरे पद के साथ बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। या बहुब्रीहि गर्भ तत्पुरुष है, तो जो पहले बोला जाए उसको समझ लेना कि किसी दो पद में वो समास है, ठीक। मान जो पहले बोला जाएगा उसका गर्भ में दूसरा होएगा, ऐसा नहीं नहीं, द्वंद्व गर्भ, जैसे देखो द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि, तो द्वंद्व है गर्भ में, द्वंद्व है गर्भ में, तो जो गर्भ में है तो पहले बोलता है, ठीक है। पहले समास द्वंद्व हो गया, उसके बाद जो पद बना उस पद को अन्य पद के साथ भी बहुब्रीहि समास कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो अत्यंता भाव गर्भ, तो गर्भ मतलब बीच में रहना, गर्भ मतलब बीच में रहना। तो लक्षण क्या है व्याप्ति का, साध्या भाववत अवृत्तित्वम, ये व्याप्ति पंचक की पहली व्याप्ति है, साध्या भाववत अवृत्तित्वम, ये व्याप्ति पंचक में पहली व्याप्ति है। साध्या भाववत अवृत्तित्वम। अब ये साध्या भाव में साध्य का भाव से कोई अनुन्या भाव न ले ले, कोई प्राग भाव न ले ले, कोई प्रध्वंसा भाव न ले ले, इसलिए कहा गया कि ये साध्या भाव में जो अभाव है बीच में जुड़ा हुआ अभाव जो गर्भ में इसके है, वो गर्भ में अभाव जो कैसा है, अत्यंता भाव। तो साध्या भाव गर्भ है, साध्या भाव है गर्भ में जिसके, ठीक है, माने नहीं अत्यंता भाव है गर्भ में जिसके, ऐसी जो व्याप्ति, तो अत्यंता भाव लिख दिया, तो अब कोई अनुन्या भाव है या आपके प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव है, ऐसे अभाव को लेकर कोई शंका नहीं कर सकता है। तो गर्भ में माने बीच में, गर्भ मतलब बीच में, जैसे हमने कहा ना द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि, तो जो समास हो रहा है बहुब्रीहि समास हो रहा है उसके बीच में जो पद आए हुए हैं उस पद में क्या है, पहले द्वंद्व समास, ठीक। तो जो गर्भ बोला जाता है उसको पहले लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है अत्यंता भाव गर्भ, अत्यंता भाव है गर्भ में जिसके, ऐसी जो व्याप्ति, व्याप्ति कौन सी है, साध्या भावत अवृत्तित्वम, साध्या भावत अवृत्तित्व। तो साध्या भाव जैसे ले लो परतो अन्निमान धुमान, तो साध्य कौन है, वन्नी, वन्नी का भाव कौन हुआ आपके, मनीय भाव, मनीय भाववत कौन हो गया आपके, मनीय भाव वाला कौन हुआ, हृद, चल रहा जी, जलहृद हुआ,
ठीक है। ह्रद माने तालाब, जलहद का तो जल वाला तालाब जलहद। वहां पर वृत्ति किसकी है? मीन आदि की। उसमें कौन रहता है? वृत्ति माने रहना, मीन आदि। आवृत्ति किसकी है? धूम की। अतः आवृत्तित चला जाएगा धूम में। ठीक है। अब आपको आप अत्यंता भाव बोलना आपको सिखाया गया है, अब आप बोल सकते हैं इसको। कैसे बोलेगा ये कि संयोग संबंधावच्छिन्न, संयोगितर संबंधावच्छिन्न, वन्यत्वावच्छिन्न, वन्यत्वितर धर्मावच्छिन्न, वन्यनिष्ठ जो है, वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव, वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न, स्वरूप संबंधावच्छिन्न, फिर संयोग संबंधावच्छिन्न, संयोगितर संबंधावच्छिन्न, वन्यत्वावच्छिन्न, नित्य धर्मावच्छिन्न, वन्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भावनिष्ठ आधेयता। आधेयता निरूपित कौन है? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, हृदत्वावच्छिन्न, हृदय धर्मावच्छिन्न, हृदनिष्ठ अधिकरणता। अधिकरणता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न, संयोगितर संबंधावच्छिन्न, मीनत्वावच्छिन्न, मीनत्व धर्मावच्छिन्न, मीननिष्ठ वृत्तिता। वृत्तिता किसमें जाएगी? मीन मछली में। हृदय में कौन है? मछली है। वृत्तित्व। और अवृत्तित्व किसमें है? आपके किसमें है? धूम का। तो वहां पर कौन बैठा है? धूमा भाव। तो वहां धूमा भाव कैसे रहेगा? निरूपित जो है आपके धूम का संबंध किससे? संयोग संबंध। संयोग संबंधावच्छिन्न, संयोग संबंधावच्छिन्न, धूमत्वावच्छिन्न, धूमति धर्मावच्छिन्न, धूमनिष्ठ प्रतियोगिता का भावत्वावच्छिन्न। ठीक है। प्रतियोगिता का भावनिष्ठ आधेयता या वृत्तिता। इतना लक्षण आपका परिष्कृत हो जाए। मेहनत करोगे, पीछे का पाठ आप देख कर रखेंगे तो आप ये सब पंक्ति समझ में आएगी, तुरंत समझ में आएगी जो आपको हमने पीछे बतलाया है। आप माने वन्ही के अभाव को का अधिकरण जलहृद हृद बनाना, वहां पर निरूपित वृत्तिता दिखाना मीन आदि में, और अवृत्तित्व दिखाना किसमें? वृत्ति का अभाव। अवृत्तित्व किसमें जाएगा? धूमा भाव। ये लक्षण आपका घट जाएगा। इसका परिष्कार तो बहुत है व्याप्ति पंचक में, लेकिन आप समझने के लिए इतने चलना। तो यहाँ समझो, देखो, परिष्कार कर लेना। परिष्कार करके लिख करके आप भेजोगे तो शोधन कर देंगे उसमें अगर कोई गलत होगा। तो अत्यंता भाव गर्भ, अत्यंता भाव है गर्भ में जिसके, ऐसा जो व्याप्ति पंचक का जो प्रथम लक्षण है, साध्याभावत अवृत्तित्वम। ठीक है। तो कहते हैं साध्य हुआ वन्नी, वन्नी का भाव वन्य भाव, उसका अवन्य भाव वाला जलहृद, उसमें वृत्ति हो जाएगी मीन की, अवृत्ति हो जाएगा धूम की, धूम के तहत वृत्ति चला जाएगा धूम में। वृत्तिता में धूम का भाव है, वृत्ति नहीं है। ठीक। इस प्रकार से ये व्याप्ति ज्ञान हो गया प्रथम। अब दूसरा देखो, अनन्या भाव गर्भ साध्यवत प्रतियोगिक अनन्या भाव समानाधिकरण आदि रूप व्याप्ति ज्ञाने। अनन्या भाव गर्भ, अनन्या भाव है गर्भ में जिसके। ठीक है। अनन्या भाव है गर्भ में जिसके, इस व्याप्ति के लक्षण में अंदर क्या लिया जाएगा? अनन्या भाव। ठीक। देखना, एक एक पद को पकड़ के चलना। पहला ठीक हो गया लक्षण है। हाँ ज्योतिर्मय जी। साध्याभावत वृत्ति ठीक हुआ। अब देखो दूसरा लक्षण देखो, क्या करें? अनन्या भाव गर्भ। अनन्या भाव है गर्भ में जिसके, जिस लक्षण वाली व्याप्ति में, जिस व्याप्ति के लक्षण में क्या है? अनन्या भाव है। ठीक। उसके मध्य में क्या है? अनन्या भाव है। तो उसके अनन्या भाव गर्भ, अनन्या भाव है गर्भ में जिसके, ऐसा लक्षण लिया आपने। तो साध्य ले लो, पर तो वन्नीमान धूमात में साध्य कौन हुआ? वन्नी। वन्नीवत, वन्नीवत कौन हुआ? साध्यवत कौन हुआ? मानस। लिखे जाओ, उसमें लिखते रहो, उसमें कागज कलम चलते रहना साथ के साथ। इस सीडी के सहारे मत रहना, सीडी के सहारे नहीं समझ में आएगा। न्याय जो है तुरंत लिखा जाता है, तुरंत पूछा जाता है। न टीका देख के न्याय समझ में आता है और न अपने मन से जल्दी लगती पंक्ति। तुरंत पढ़ने वाले के साथ तुरंत उसमें टीका टिप्पणी करके पूछा जाता है।
तो साध्य हुआ वन्ही, साध्यवत कौन हुआ? महानस। महानस का भेद अनोन्या भाव। महानस का भेद कहां रहेगा? जल हृद में। तो महानस प्रतियोगिक अनोन्या भाव, आप तुरंत समझ गए हैं। मानस प्रतियोगिक अनोन्या भाव मतलब मानस का भेद, ठीक है। अनोन्या भाव माने मानस का भेद। मानस है प्रतियोगी, जैसे घट भेद, तो घट प्रतियोगिक अनोन्या भाव माने घट भेद। घट भेद को क्या बोलते हैं? यस्य भावस्य प्रतियोगी। घट भेद का प्रतियोगी हुआ घट, अतः घट घट प्रतियोगिक भेद हो गया घट प्रतियोगी अनोन्या भाव कहिए। अब इसको परिष्कृत करना है तो उसमें अलग से आप कर लेना कि घटत्वावच्छिन्न घटित धर्मावच्छिन्न, यहाँ पर संबंध बदल जाएगा अनोन्या भाव में। तादाद संबंधावच्छिन्न तादाद संबंधावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भेद, ये अलग से बदल गया। तो यहां पर हुआ कि प्रतियोगिक जो अनन्या भाव, तो महानस प्रतियोगिक अनन्या भाव कहां रहेगा? जलहृद में, ठीक। वो जलहृद में कौन रहेगी? मीन आदि रहेगी। उसका समानाधिकरण हृद में कहां कौन बैठा? उसमें वृत्तिता किसकी है? आपके मीन में। और असमानाधिकरण किस में चला जाएगा? कौन नहीं वहां पे बैठा है? धूम नहीं बैठा है। जिसमें भेद बैठा है, महानस का भेद बैठा। देखो, महानस एक अधिकरण में दो का रहना बोलते हैं समानाधिकरण, और जहां एक अधिकरण में दो बैठे हैं उसको समानाधिकरण, लेकिन ये उठ करके इस पर जब बैठाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? समानाधिकरण्य। समानाधिकरण संबंध से इधर छूट के उसमें बैठ। जैसे पृथ्वी में गंध भी है, रूप भी है। गंध और रूप दोनों का अधिकरण कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी हो गई गंध और रूप में, यहाँ क्या समानाधिकरण। लेकिन अब गंध को जब रूप में बैठाएंगे तो किस संबंध से बैठ जाएगा? समानाधिकरण्य संबंध से, ठीक है। तो यहां पर महानस का भेद जो है कहां बैठा है? जलहृद में। जिस जलहृद में बैठा है वहीं पर क्या है? आपके कौन बैठा है? वहां पर आपके मीन आदि है। मीन आदि में उसका समानाधिकरण है, और धूम में उसका समानाधिकरण नहीं है। तो असमानाधिकरण जो है कहां चला जाएगा? धूम आदि। ऐसे व्याप्ति ज्ञान में कहते हैं ज्ञाने च कारणता अवच्छेदक सत्वात, कहते हैं व्याप्ति ज्ञानत्व तो है ही वहां पर, कारणता अवच्छेदक सत्वात है ही। सत्वात अनुमिति भवती, वहां अनुमिति होती है। जो है व्याप्ति ज्ञानत्व है, अनुमिति होती। इदानीम तो न स्यात्। इदानीम मतलब जब व्याप्ति का अर्थ करेंगे व्यभिचार विरोधी ज्ञान परक, ऐसी व्याप्ति न लेकर के जब सिद्धांति की व्याप्ति लेंगे व्यभिचार विरोधी ज्ञान परक, कहते हैं ऐसे में क्या है? वहां पर अनुमति नहीं हो पाएगी, ठीक। सिद्धांति कह रहे हैं भाई जो आप बोल रहे हो ना व्याप्ति का अर्थ है, हमने जो व्यभिचार विरोधी ज्ञान परक जो व्याप्ति अर्थ किया है, आपके कथन का भी चाहे अनोन्या भाव लो चाहे अत्यंता भाव वाली व्याप्ति लो, दोनों का अर्थ वही है। चाहे नाक सीधे पकड़ लो चाहे नाक घुमा के पकड़ लो। आपने क्या बोला? साध्याभावद अवृत्तित्व। तो साध्याभावद अवृत्तित्व का मतलब क्या है? कि साध्याभावद वृत्तित्व नहीं है, व्यभिचार का विरोधी ज्ञान है ये। भाई व्याप्ति आपने क्या बोला? साध्याभावद अवृत्तित्व, ये व्याप्ति बोली। ये किसका विरोधी है? साध्याभावद वृत्तित्व का विरोधी है। तो हमने तो वही बात कही है कि साध्याभावद जो वृत्तित्व है, व्यभिचार ज्ञान है, उसका विरोधी जो साध्याभावद अवृत्तित्व है। तो जो तुम व्याप्ति बोलो इस व्याप्ति हमने बतलाई, हमें व्याप्ति कौन से दोष आए? अनन्या भाव में भी कहो वही बात आएगी, व्यभिचार के विरोधी नहीं। तो हमारे तुम्हारे कहने में आपके एक लंबा लक्षण बना रखे हो सिर के बाल उड़ाने वाला, हमारा लक्षण सरल है, ठीक। वही लिख रहे हैं कि अत्यंता भाव आदि गर्भ व्याप्ति ज्ञान से भी, कहते अत्यंता भाव आदि से अनन्या भाव,
है गर्भ में जिस व्याप्ति ज्ञान में, वो भी व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञान, ज्ञाने एवं पर्यवसाना, कहते हैं वो सब किसमें समाहित हो रहे हैं? व्यभिचार ज्ञान विरोधी ज्ञान में परेशान होने से वस्तुतः परेशान हो जाते हैं। और कहते हैं ये अन्वय व्याप्ति में लग गया लक्षण, तो व्यतिरिक्त व्याप्ति में क्या करोगे बाबा जी? व्यतिरिक्त व्याप्ति हम मानते ही नहीं है। वस्तुतः व्यतिरिक्त व्याप्ति ज्ञान सन्मति अहेतुत्व से वर्षमानत्वा, कहते हैं वस्तुतः जो व्यतिरेक व्याप्ति है वो जो अनुमिति का हेतु से हम नहीं मानते, उससे आगे हम कहेंगे अर्थापत्ति प्रमाण, इसमें भी कहेंगे। ठीक, तो क्या सिद्ध हो गया कि नैयायिक ने जो लक्षण किया है, नैयायिक का जो कथन है कि व्याप्ति पद जो सिद्धांत, उसने कहा कि व्याप्ति पद जो व्यभिचार ज्ञान का विरोधी परक होता है, न तो ग्रंथकृत अभिमत व्याप्ति परक, ग्रंथकृत जो है यहाँ नैयायिक का, नैयायिक के ग्रंथकृत जो अभिमत व्याप्ति परक तो है नहीं, इसलिए नैयायिक के सम्मत जो व्याप्ति है, जो कि तेना तज्जन के अनुमति का जनक जो है कौन, जो दो नैयायिक की सम्मत व्याप्तियां हैं, उससे जो अनुमति होती है उससे अनुमति नहीं हो पाएगी। सिद्धांति ने कहा कि भाई जो तुम व्याप्ति घटा रहे हो, हमारे तुम्हारे कहने में कुछ अंतर नहीं है, केवल शब्दावली का भेद, तुम्हारा जटिल है, हमारा सरल। ठीक, अब रही बात को व्यतिरिक्त व्याप्ति, बोले व्यतिरिक्त व्याप्ति हम मानते नहीं, उसे अर्थापत्ति प्रमाण में हम ले जाते हैं। इसको हम कल फिर दोहराएंगे, आप इसको देख करके आइए। ठीक है, लक्षण जो है दोनों हम कल फिर दोहराते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।